आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया है एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सामने से विपक्ष का कोई काउंटर नैरेटिव जमीन पर काम करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। जहां अभी रहा था तो ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी उसको ऑक्यूपाई कर रही है। वो सारे मुद्दे जो एक युवा नेता तेजस्वी यादव जैसा उठा सकता था, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने उन मुद्दों को पहले ही उठाकर उन्हें तेजस्वी यादव की प्लेट से हटा दिया। 37% दोनों तरफा वोट है। उसमें आप देखेंगे कि अपर कास्ट में एनडीए ने डोमिनेट किया। प्रशांत किशोर दो चीजें करेंगे, एक तो वो दोनों तरफ के वोट काटेंगे। मैंने ऐसे कई मुसलमानों से बात की, उन्होंने कहा देखिए हमको काम से मतलब है, और ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्या आरजेडी नॉन यादव जातियों को टिकट देकर इस डर को कम कर पाए? क्या तेजस्वी यादव वो करेंगे जो अखिलेश यादव ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के लोकसभा में किया था? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। और आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि लगातार आप सुन रहे होंगे, जीविका दीदी को 10,000 रुपए मिल रहे थे, महिलाओं की चांदी थी, और अब इस बार महिलाओं का दिल तक पहुंचने के लिए उनके बेटों को नौकरी का वादा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया है एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इन सब तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या हर घर नौकरी का ये वादा तेजस्वी को चुनाव जितवा पाएगा। तो पहले तो द रेड माइक पाठशाला में डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हैं, और जरा हम लोग अपना जो रेड माइक पाठशाला का जो स्टिंग है वो चला देते हैं ताकि थोड़ा सा फील आ जाए। उसके बाद हम अपनी बातों से, शब्दों के और तर्कों के बाड़ों से अच्छा और फील बढ़ा देंगे। दिवाली आने वाली है तो पहले स्टिंग चला दें। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा आ गए हैं, दिल थाम के बैठिए, चर्चा शुरू करते हैं। बत्रा साहब, आपकी और हमारी पिछली बार 2 दिन पहले बात हुई थी, तो आप बिहार में थे उस वक्त, आरा में एक पेट्रोल पंप के सामने स्ट्रीट लाइट पर, जैसा हमने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी स्ट्रीट लाइट में और जिस तरीके से कठिन तपस्या की, तो आप भी सड़क पर कठिन तपस्या कर रहे थे। तब आपने कहा ऐसा लगता है कि एनडीए फिलहाल भारी पड़ रही, क्योंकि जो योजनाएं हैं नीतीश कुमार सरकार की वो लोगों तक पहुंच रही है, उसकी चर्चा हो रही है। तो अब तेजस्वी का नैरेटिव सामने आया है। आप कह रहे थे अभी तक कोई नैरेटिव नहीं है, क्या कहेंगे इस नैरेटिव पर? बिल्कुल सौरभ, आपने बहुत अच्छे से इसकी समरी दी है कि हम जब जमीन पर थे कुछ दिन पहले तो मोटा मोटी लग रहा था कास्ट इक्वेशंस इंटैक्ट हैं, और जो मेन डिफरेंस है वो जो वेलफेयर पॉलिसीज निकाली है नीतीश कुमार सरकार ने, उसमें चाहे आप जीविका दीदी के जरिए 10,000 रुपए देना हो महिलाओं को, चाहे वृद्धों की पेंशन योजना हो, चाहे 125 फ्री बिजली के यूनिट्स हो, ये डिस्कोर्स में था। सामने से विपक्ष का कोई काउंटर नैरेटिव जमीन पर काम करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। जहां अभी रहा था तो ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी उसको ऑक्यूपाई कर रही है। आरजेडी और कांग्रेस, विपक्ष का जो गठबंधन है, वो कुछ खास नहीं कर पा रहा। उस दिन भी हमने कहा था शायद वो इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, शायद सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज एक काउंटर नैरेटिव की शुरुआत हुई है। और जैसा कि आपने कहा, इसको आप जेंडर के एंगल से देखिए कि जीविका दीदी को पैसा मिला, लेकिन अब उनके भाई, पति और पुत्र, उनको टारगेट करने के लिए शायद हर घर एक सरकारी नौकरी का जो वादा तेजस्वी ने किया है, जो कि उनके पुराने एजेंडा से मैच भी करता है। पिछले बार जो चुनाव लड़ा था 2020 में, नौकरियों को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर, ये बात सौरभ सत्य है कि इस बार वो सारे मुद्दे जो एक युवा नेता तेजस्वी यादव जैसा उठा सकता था, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने उन मुद्दों को पहले ही उठाकर उन्हें तेजस्वी यादव की प्लेट से हटा दिया। लेकिन अब ये काउंटर नैरेटिव आया है। तो मैं इस पाठशाला में सौरभ, आपके जरिए और इस माध्यम के जरिए दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा कि बिहार का जो समीकरण है उसके आधार पर अगर हम चुनाव को आज देखें तो ये क्यों क्लोज है और क्यों एनडीए आगे लग रही थी वेलफेयर पॉलिसी की वजह से, और क्यों ये जो आज अनाउंसमेंट आई है, अगर ये जमीन पर ठीक तरीके से ले जाई गई
तो कहीं ना कहीं इसमें वो पोटेंशियल है कि वो चुनाव को काफी क्लोज बना बना सकता है। देखिए, मैं हमेशा, हम जब यूपी चुनाव कवर कर रहे थे बत्रा साहब, तो लोग कहते थे यूपी में चुनाव नहीं है, तो हमने ये कहा कि देखिए क्या है कि माँ को भले ही कितना मुफ्त राशन दे दिया जाए, मुफ्त सिलेंडर दे दिया जाए, लेकिन अगर घर पर बेरोजगार बेटा है तो वो जो दुख है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कोई मुफ्त सिलेंडर या महिलाओं के हाथ में पैसे वो नहीं दे सकता। बेरोजगार बेटा, कहते नहीं, पहले कहते थे कि अगर कुंवारी लड़की है तो वो बाप के छाती पर पत्थर का बोझ होता है, वैसे ही बेरोजगार जो लड़का होता है, माँ बाप दोनों की छाती पर बोझ होता है। माफ कीजिएगा, मेरे शब्द थोड़े से 19-20 हो सकते हैं, लेकिन बात ये सही है। तो शायद तेजस्वी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 10, मतलब एक हर घर नौकरी, तो मतलब आप समझ लीजिए कि अगर बिहार में लगभग, मुझे लग रहा है कि परिवार लगभग 10 से 12 लाख परिवारों को नौकरी, 12 लाख नौकरियां तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी। वे तेजस्वी लगातार ये ज्यादा, कहते हैं। क्योंकि सौरभ बिहार की जनसंख्या पिछली बार रिकॉर्ड हुई थी 11 करोड़ पे। जी। तो अगर आप 5 व्यक्तियों का एक परिवार मान ले तो 2 करोड़ बनते हैं परिवार। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हर परिवार जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है उनको हम सरकारी नौकरी दें। इसके गणित पे नहीं जाते अभी, क्योंकि फिर आप जब इसका मैथमेटिक्स करिएगा तो मुझे लगता है काफी काफी इसमें पेज निकलेंगे। वैसे ही जैसे कि जब मैंने ये चुनाव शुरू किया था फॉलो करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिहार सरकार झारखंड की तरह या मध्य प्रदेश की तरह पैसे दे पाएगी लोगों के खातों में, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका अरेंजमेंट हुआ। तो अभी इस बारे में चर्चा नहीं करते कि ये नौकरियां कहां से आएंगी, बस इस बारे में बात करते हैं कि ये नौकरियां अभी प्रॉमिस की गई, प्रॉमिस की गई हैं, तो एक काउंटर नैरेटिव आ गया है। और बत्रा साहब, क्या क्या है आपकी झोली में द रेड माइक पाठशाला में? आज हमारे दर्शकों को बताइए तो मैं, क्या। हाँ, मैं सौरभ इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि अगर हम सबसे पहले बिहार का समीकरण देखें, जातिगत धार्मिक, तो महागठबंधन कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज पे शुरू करती है, क्योंकि उसका कोर अलायंस वोट क्या था? वो कोर अलायंस वोट था एम वाई, मुस्लिम याद, कुल मिला के 35%। अगर हम अगली स्लाइड पर जाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ये जो महागठबंधन का, खासकर आरजेडी का, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, तो महागठबंधन में खासकर आरजेडी एम वाई से शुरू करता है जो कि 35%। उसके बाद अगर आप देखें ईबीसी, अपर कास्ट और दलित, सारे दलित अगर मैं इसमें जोड़ दूं, सारे ईबीसी जोड़ दूं, सारे अपर कास्ट जोड़ दूं हिंदू, तो वो है, अपर कास्ट हिंदू है 15%, ईबीसी और नॉन यादव ओबीसी अगर आप मिला लें तो ये बैठता है लगभग 48%। और बाकी जो अच्छा, उसमें मुस्लिम हटाने पड़ेंगे जी। कहने का मतलब है कि जो बाकी 65% पॉपुलेशन है, उसमें दलित हो गए, उसमें ईबीसी हो गए, उसमें नॉन यादव ओबीसी और अपर कास्ट हो गए, उसका एक बड़ा चंक एनडीए को जाने रहा है पिछले कई साल। हम्म। तो आरजेडी को गेन करना था नॉन एम वाई वोटर्स। तो अब इसकी जी। गणित समझिए, इसकी गणित ये है कि 37% वोट दोनों तरफा आए पिछली बार। अगली स्लाइड पर अगर हम देखें, 37% दोनों तरफा वोट है। उसमें आप देखेंगे कि अपर कास्ट में एनडीए ने डोमिनेट किया, यादवों में महागठबंधन ने डोमिनेट किया, नॉन बिल्कुल। यादव ओबीसी और ईबीसी में एनडीए ने डोमिनेट किया, दलित में एक बंटवारा हुआ एलजेपी, महागठबंधन और एनडीए में, और मुस्लिम में भी महागठबंधन ने डोमिनेट किया। अब सौरभ, पिछली बार से इस बारी में क्या बड़े बड़े बदलाव आए हैं? जो दोनों अलायंसेस का 37.3% का आंकड़ा था, उसमें आप एनडीए में चिराग पासवान का 5% वोट जोड़ दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का 1% वोट जोड़ दीजिए, तो एनडीए चला जाता है 43% पे। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जी। और सौरभ अब मुखातिब हो पाएंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली है बिल्कुल कि बिल्कुल। 43% पे एनडीए आ जाता है। जी। लेकिन अब उस एनडीए में से 1.5% निकाल दीजिए मुकेश सहनी का, और ये दे दीजिए आप महागठबंधन को, तो अब गणित हो जाती है 38.5% महागठबंधन, 41.5% एनडीए। मैं ये सब हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, बेसिस की जो वोट शेयर पिछली बार आया, अगर वैसे का वैसा रहे। अब इस 38.5% में सौरभ एक चीज ध्यान से देखो, 2020 में क्या हुआ था?
एक अलायंस था GDSF। ये किसका अलायंस था? ओवैसी, बीएसपी और कुशवाहा। अब जी कुशवाहा जी तो चले गए एनडीए में। बिल्कुल। ओवैसी ओवैसी जी का मुस्लिम वोट 11% मुस्लिम वोट, और मायावती जी का 13% रविदास वोट। क्या महागठबंधन इसमें कंसोलिडेट करेगा? क्योंकि रविदास वोट आरजेडी कांग्रेस की तरफ रहता है। अगर बिल्कुल ऐसा होता है तो ये एक एडिशनल 1.5 से 2% वोट है। तो अब हम आ गए 40 और 41 पे। अब इसमें आप जोड़िए ये बात कि पिछली बार काफी सारा अपर कास्ट यूथ था और ईबीसी यूथ था जिसने तेजस्वी यादव को वोट किया था नौकरियों की वजह से। बिल्कुल। तो क्या वो वोटर कट के चला जाएगा? मान लीजिए 1-2%, फिर आप जी 38% आरजेडी और 43% एनडीए। जी अब इसमें आप एक चीज ये जोड़िए कि पिछली बार से अब तक माले और कांग्रेस और स्ट्रांग हुए हैं। बिल्कुल। अब जेएमएम भी जुड़ रहा है और एक बिल्कुल। नई पार्टी आई है आईआईपी पार्टी, वो महागठबंधन में जुड़। 1-2% आप इनका वोट जोड़ दीजिए, तो अब हम एक बहुत ही क्लोज स्थिति में आ जाते हैं। 40-42, 40-41, 41-43। और द डिफरेंस मेन जो रह जाता है वो है जो स्कीम्स निकाली अभी एनडीए सरकार ने, जिसकी वजह से महिला वोट अक्रॉस कास्ट लाइन स्प्लिट हो सकता है, मतलब जा सकता है एनडीए की तरफ। नहीं, वैसे भी हम मान के चलते हैं कि महिलाएं थोड़ा सा एनडीए को वोट करती हैं। अब इसमें हाँ एक एक फैक्टर जो जो जैसे आपने बताया कि सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर है प्रशांत किशोर का फैक्टर। और बिल्कुल है। देखिए, आप अभी हाल में गए, जब हम गए थे और हमने कुछ बात की थी वहां पर पटना में ही लोगों से, शहर में बात की थी। और हम जब उनसे बात करने गए थे तो हम ये मान के गए थे कि शहर है, पटना शहर में बात कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि वो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ हैं। लेकिन बहुत अचंभा हुआ हमें इस बात का कि वहां पर तमाम लोग हमें ऐसे मिले जो तेजस्वी को वोट देने की बात करते आए, और खासकर उसमें से 2 लोग थे जो अपर कास्ट से थे। तो आप देखेंगे जो जो आपकी जो स्लाइड है वो ये कहती है कि अपर कास्ट में चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो या राजपूत हो और अदर अपर कास्ट में स्विंग किया, जो एज था वो क्लियरली एनडीए को था। क्या हमारी आपकी पिछली बार बात हुई थी, क्या तेजस्वी यादव नौकरियों के वादे के बल पर ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और दूसरी जो अपर कास्ट हैं उसमें सेंध लगा पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर अपर कास्ट में जो अभी पूरी तरीके से एनडीए के साथ इंटैक्ट नजर आया, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, क्या उसमें प्रशांत किशोर सेंधमारी कर देंगे? क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो किस तरफ जाएगा वो आप नहीं कह सकते। प्रशांत किशोर दो चीजें करेंगे। एक तो वो दोनों तरफ के वोट काटेंगे, बीजेपी का अपर कास्ट वोट, नीतीश जी का ईबीसी ओबीसी वोट, तेजस्वी का यादव वोट, थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट। लेकिन दूसरा काम जो वो करेंगे सौरभ, वो कुछ ऐसा वोट अब्सॉर्ब करेंगे जो शायद महागठबंधन से एनडीए एनडीए से महागठबंधन चला जाता क्योंकि वो नाराज था या वो घर बैठ जाता। तो ये दो चीजें वो करेंगे, इसलिए उनको मैं एक ऐसा फैक्टर मान रहा हूं जो दोनों तरफ इक्वल डैमेज करेगा। और इसीलिए इस एनालिसिस में उनको मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरा ये अजम्पशन है कि वो दोनों तरफ इक्वल डैमेज कर। अगर ऐसा है तो ये एनालिसिस सही है। अगर मान लीजिए आप ये कहें कि वो एनडीए को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं तो महागठबंधन को एडवांटेज हो जाएगा। अगर हम ये पाते हैं अंत में, अभी कैंडिडेट की सूची आई है, मैं वही देख रहा था, 51 नाम आए हैं। उस पर एक अलग से शो करेंगे सौरभ कि कैसे उन्होंने जातिगत समीकरण साधे हैं, कैसे उन्होंने धार्मिक समीकरण साधे हैं। अगर हमें लगेगा कि वो ज्यादा डैमेज किसी एक पार्टी को कर रहे हैं तो ये एनालिसिस हमको रीफ्रेम करना पड़ेगा। बिल्कुल। की तारीख में अगर हम ये मान लें कि वो आधा आधा डैमेज कर रहे हैं, तब भी हमारा ये एनालिसिस वाजिब है कि अगर हम ये सारे डेवलपमेंट देखें, चिराग पासवान का इधर आना, मुकेश सहनी का उधर जाना, उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में वापस आना, फिर कांग्रेस और लेफ्ट का थोड़ा सा मोमेंटम गेन करना, यादव का और कंसोलिडेशन होना, मुस्लिम का कंसोलिडेशन होना, रविदास का शायद बीएसपी से छिटक के कांग्रेस की ओर जाना, ये सब फैक्टर, जेएमएम का आना एमजीबी में, आईआईपी का आना, ये सब फैक्टर जब हम जोड़ लेते हैं तो हम एक ऐसी तस्वीर पाएंगे जहां जाति और धार्मिक समीकरण पर तकरीबन तकरीबन बहुत क्लोज मामला है। लेकिन जैसे ही हम महिलाओं का वो वाला फैक्टर जोड़ते हैं जिसने हेमंत सोरेन को झारखंड में
शिवसेना और बीजेपी को और एनसीपी अजित पवार को महाराष्ट्र में, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में स्विंग दिलवाया था, तो हम पाते हैं कि नीतीश कुमार लेड एनडीए गठबंधन आगे निकल जाता है। इसका काट आज आया है। वो काट क्या है सौरभ? आपने कहा कि महिला वोट में वो आगे रहती है एनडीए, और अगली स्लाइड में हमने ये दिखाया भी है जो आपने कहा। तो अब जब आप कहते हैं हर घर एक नौकरी, ऑफकोर्स बिहार जैसे राज्य में पहला क्लेमेंट किसी घर में नौकरी वाला तो एक पुरुष ही होगा, चाहे ये हार्ड सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस अनाउंसमेंट से आपने कहीं ना कहीं क्या एक जेंडर पोलराइजेशन क्रिएट किया है? आपने यूथ में तो कुछ क्रिएट किया ही होगा पोलराइजेशन, कुछ एक वेव, लेकिन क्या अब आपने एक जेंडर पोलराइजेशन भी क्रिएट किया? क्योंकि पिछली बार भी सौरभ आप देखो, पुरुषों में महागठबंधन 2 परसेंटेज पॉइंट से आगे था एनडीए से, बिल्कुल। लेकिन महिलाओं में 1 परसेंटेज पॉइंट से पीछे था, क्योंकि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा हुआ, इसलिए एनडीए जीत गया, डिस्पाइट उसका लीड कम था, 1 परसेंटेज पॉइंट का था महिलाओं के बीच। तो क्या अब ये फिर से एक ऐसा चुनाव है जहां जाति और धर्म के साथ साथ जेंडर पर भी पोलराइजेशन होगा? जेंडर पर भी और पोलराइजेशन। आज की जो अनाउंसमेंट है, मुझे उसमें लगता है कि एक ये नया एंगल अब खड़ा हो जाएगा, और अब ये दिलचस्प होगा देखना कि एनडीए इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एनडीए, एक बार जरा तेजस्वी की बाइट सुनवा दे, जब उन्होंने वादा किया है। हम अपने सहयोगी मयंक से कहेंगे जरा सुनवा दे कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा, और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे, और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तो ये हर घर में, और मेरी जो जानकारी, आज जब हमारी आपकी बात हुई तो हमने जरा पटना में कुछ फोन वोन मिलाए, जरा कुछ अपने सूत्रों को खड़काया, तो अभी जो हमें बताया गया है कि ये अभी कुछ ऐसे, जैसे जो अनाउंसमेंट हुआ कि हर घर एक सरकारी नौकरी अध्यादेश ला करके देंगे तेजस्वी, वैसे ही कुछ 3 अनाउंसमेंट्स और हैं जो होने वाले हैं, लेकिन वो बहुत पहले नहीं बताना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि थोड़ा पीक हो जाए, क्योंकि अभी अब चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो अकाउंट में जाना था वो जा चुका है, महिलाओं की जीविका दीदी हो, चाहे वो पेंशन बढ़ाने की बात वो हो चुका है। अब जो होने हैं वादे होने हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है, और इनफैक्ट हमारी तेजस्वी यादव से शायद हो सकता है अगले हफ्ते बात हो, उनसे इंटरव्यू हो, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे जो हम आपने उठाया बुनियादी सवाल की ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो खैर वो भी जरूरी। लेकिन एक बात जो बत्रा साहब आपकी स्लाइड में थी, जिसमें हम लोग परसेंटेज वोट परसेंट पे बात कर रहे थे, एनडीए को 5% मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों को वोट था। वो स्लाइड मैं चाहता हूं कि जरा हमारे पीसीआर ये देखें। ये जो 5% है, सबसे लास्ट में महागठबंधन को मिला 76% और एनडीए को मिला 5%। अब ये जीडीएसएफ को 11%। मैं मानता हूं कि इस बार एनडीए को ये जो 5% है वो घट करके 1% हो जाएगा, 4% माइनस होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को मुस्लिम्स वोट देते थे, जिन सीटों पर उनके मुस्लिम उम्मीदवार होते थे वो दे देते थे वोट उन्हें। लेकिन इस बार वक्फ की वजह से आप देखेंगे नीतीश कुमार के तमाम मुस्लिम नेताओं ने छोड़ दी पार्टी, और एक हमारी जो बातचीत हो रही थी लोगों से, तो लोग कह रहे थे नहीं, इस बार नहीं, नीतीश कुमार अब नहीं, अब वो मोदी के साथ हैं वक्फ वाले मामले से, क्योंकि जब 1% और आधा % का ऊपर नीचे हो रहा है
तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये 5% और 11% जो आप देख रहे हैं जीडीएसएफ में, वो इस बार मैं मानता हूं, और ओवैसी साहब से मेरे बड़े संबंध है और एडमाइक को बहुत इंटरव्यू भी देते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, पर मुझे लगता है कि इस बार उनके लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि आप देखेंगे उनकी रैली में, कल हमने एक अपने रेड माइक पे ही वीओडी किया था और समझाने की कोशिश की थी कि ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है। देखिए पिछली बार कुशवाहा उनके साथ थे और मायावती उनके साथ थी, इसका फायदा मिला उन्हें। और दूसरी बार यह है कि इस बार जो है बिहार का चुनाव एक रेफरेंडम की तरह होगा, चुनाव बीजेपी और जेडीयू को हराने का चुनाव होगा। तो वो एक बात है, आप देखेंगे बहुत सुनिश्चित तरीके से आप उनके बयान सुनेंगे तो ओवैसी साहब तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो राहुल गांधी की इमेज है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा, मोहब्बत की दुकान, वक्त, वो राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इस टारगेटिंग तेजस्वी यादव की, उनके साथ अलायंस नहीं किया, कौन किसकी टीम भी है। तो ये एक जो फैक्टर है उस पर मैं चाहता हूं कि आप अपना कमेंट दें। सौरभ, मुझे लगता है ये 6% ना अभी भी रहेगा, इसमें से कुछ हिस्सा, क्योंकि जो पसमानदा है या जो गरीब मुस्लिम है जिनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बेनिफिट्स उनको अभी भी मिल रहे हैं। मैंने ऐसे कई मुसलमानों से बात की जिन्होंने कहा देखिए हमको काम से मतलब है, और ये एरिया पे भी डिपेंड करता है किस इलाके में आप हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 5%, ये 6 का 4 हो जाएगा, इस पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो 11% है ना जीडीएसएफ वाला, मुझे लगता है वो एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा जो मुस्लिम वोट स्प्लिट हो गया था खासकर सीमांचल में पिछली बार, वो मुझे लगता नहीं इस बार ओवैसी साहब की तरफ जाएगा। वो शायद इस बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, रेफरेंडम था हराने का, लेकिन ये जो स्कीम्स आई, जैसे हेमंत सोरेन ने भी, सौरभ, झारखंड में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं कराई 4-4.5 साल में, लेकिन जब उन्होंने अंत में उनकी आइडेंटिटी और जो उन्होंने स्कीम्स चलाई, उनकी वजह से उनको एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला। तो इस वजह से एनडीए को ये एडवांटेज मिला है। अब ये देखना होगा सौरभ कि लोग डिलीवरी जो ले चुके हैं उनको क्या तेजस्वी के वादे लुभा पाते हैं। इसमें एक अहम बात मैं आपको बता दूं, एक तरफ वादा है, एक तरफ डिलीवरी है, लेकिन एक फैक्टर और है, आरजेडी का डर है नॉन यादव जातियों में, ये अभी भी है, जो कमजोर जाति जिन्हें बोला जाता है। वो तो क्या आरजेडी, सौरभ, क्या आरजेडी नॉन यादव जातियों को टिकट देकर इस डर को कम कर पाएगी? क्या तेजस्वी यादव वो करेंगे जो अखिलेश यादव ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के लोकसभा में किया था, और जो काफी हद तक तेजस्वी यादव ने काफी सारे कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर लोकसभा में किया था पिछले साल? हमको देखना होगा कि जब फाइनल लिस्ट आती है आरजेडी की, उसमें कितने मल्लाह हैं, उसमें कितने तेली हैं, उसमें कितने भूमिहार हैं, उसमें कितने राजपूत, ये सब पर भी डिपेंड करेगा। तो तेजस्वी यादव की फाइट जो है वो 2-3 चीजों से, एक जो डिलीवरी नीतीश जी कर चुके हैं उसके खिलाफ उनके वादे, दूसरा जो आरजेडी की छवि है उसको बेहतर करने का जो एक तरीका हो सकता है कि वो यादव कैंडिडेट ही ना उतारे, वो नॉन यादव कैंडिडेट, क्योंकि यादव कैंडिडेट से अभी भी कहीं ना कहीं गांव में एक रिएक्शन मिलता है अगर आप लोगों से बात। ये मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में नोटिस करना होगा। एक और बात मुझे जो सौरभ खटकी थोड़ी सी, आज की अनाउंसमेंट शायद महागठबंधन को साथ में करनी चाहिए, तो कांग्रेस का वहां ना होना, मुकेश सहनी का वहां ना होना, लेफ्ट पार्टियों का वहां ना होना, इसका जवाब हम अगले हफ्ते वेडनेसडे थर्सडे एक एपिसोड करेंगे। तब तक पाने में कुछ और बहुत बेजगह, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं दर्शकों को बहुत कुछ हो रहा है। देखिए दोनों पार्टीज में, चाहे वो चिराग पासवान हार्ड बार्गेन कर रहे हो, मांझी ने तो बोल ही दिया है कि मैं सम्मान चाहता हूं, दे दीजिए, वो तो दिनकर जी की कविताएं पढ़ रहे हैं, तो वो अलग बात है, वो महाभारत पहुंच गए हैं। चिराग पासवान हार्ड बार्गेन कर रहे हैं, वही कुछ यहाँ भी चल रहा है। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन ये चर्चा चूंकि एक सेकंड एपिसोड था हमारा बिहार पे, थोड़ा सा वार्म अप करके, और ये हर घर नौकरी की बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट एपिसोड जरूर हम लोग चाहेंगे कि आप लोग देखें, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो उड़ीसा पे करने वाले हैं कि किस तरीके से जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो सक्रिय हो गए हैं बीजेपी की सरकार बनते ही उड़ीसा में। मारपीट, मस्जिदों के आगे कुछ ऐसी चीजें करना जो देश का संविधान अलाउ नहीं करता है, उन सब पर हम लोग एक चर्चा जल्द लेके आएंगे डॉक्टर बत्रा के साथ। वो पाठशाला भी तैयार है, बस उसको एक क्लासरूम का दरवाजा खोलना है।
हाँ बस वो खोलना है। तो उम्मीद है कि वो आप लोग शायद शनिवार को देख पाए। तब तक के लिए बत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और दर्शकों, द रेड माइक पाठशाला में हमने आज बताई सारे कास्ट इक्वेशन, ये सारी स्लाइड्स फोटो खींच करके सेव कर लीजिए, क्योंकि अब इनकी चर्चा 14 नवंबर तक होती रहेगी और उसके बाद भी होती रहेगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।